हेलो। हाँ। ये बताओ, बोलो। तुम्हारे बाप का कौन सा 3.5 लाख रुपए ले रखे हैं? क्या? तुम्हारे बाप का जो है 3.5 लाख रुपए कौन से ले रखे हैं? 2.5 लाख जो है, जो घर बन रहा तो नहीं ला के दिए हैं? और बताओ। हाँ। हाँ। और जब जरूरत पड़ी तो हम बता देवे ना सबके सामने। सुन लिया। और बताओ। अब गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर रहे। ये मेरा न्यू ब्लॉग है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको मेरी स्टोरी समझ में आएगी। अगर कोई सुझाव आप देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। मेरे पति रविशंकर फौजी हैं। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे फंसा दिया है। मतलब मैं चाहती तो थी कि इस बंदे को छोड़ के मैं चली जाऊँ, क्योंकि 18 साल इनके पीछे मैंने वेस्ट कर दिया है। अभी कोई मतलब नहीं बनता। मतलब शादी तो मेरी लीगली है, बट इंसान 18 साल से ही किसी एक के साथ नहीं, बहुत सी लेडीज़ों के साथ रह रहा। मेरा नंबर कौन सी है उस पर आता है मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, वाइफ के तौर पे मैं इनकी लीगल वाइफ हूँ। अब ये मजाक समझिए, मेरी बदकिस्मती समझिए, जो भी समझिए। ये इंसान शक्ल से देखने में तो मासूम सा लगता है, बट बहुत जहरीला है। खून से ज़्यादा धोखा और शराब बहती है इनके नशों में। वक्त आने पे अपने बाप का जॉब भी चेंज कर देते हैं। इनके पापा जो है वैसे तो सिंघाड़ा लगाते थे, बट अगर कोई पूछता तो यही बोलते कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है। क्या छोड़िए, इनकी तारीफ़ें क्या ही करूँ मैं। इन्होंने, मुझे पहले से ही पता था कि मेरे पति का कई लेडीज़ों के साथ अफेयर है, पर ये इंसान जब माफ़ी मांग लेता था तो मुझे लगता था कि शायद अब की ये सुधर जाएंगे। ये सुधर गए हैं, क्योंकि इनका फेस ही थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कैसा है, मतलब मासूम सा। अगर ये ऐसा इंसान रोएगा तो आपको तो यही लगेगा ना कि बंदा सुधर ही गया है। पहले तो जब तक इसकी रिकॉर्डिंग और इसके स्क्रीनशॉट नहीं निकलेंगे ना बाहर, तब तक तो कोई मानेगा ही नहीं कि रविशंकर इतना भी नीचे गिरे हुए हैं। मतलब इतनी लेडीज़ों के साथ, क्योंकि नॉर्मली अगर रविशंकर से कोई लेडीज़ नमस्ते भी करती है ना तो रविशंकर गायब हो जाते हैं। मतलब रिप्लाई करने की तो बात ही छोड़ दी। ये इनकी मतलब सामने दिखाने वाली आदत है, और बाकी खेत में, टेबल पे, पर्वत खेड़ा में, किसी के घर में, होटल में नॉर्मल चीज़ है इनके लिए। और फिर कहेंगे मैं मर्द हूँ, ये तो कर ही सकता हूँ। आदमी की आदत होती है, उसे रहने को मिलेगा तो वो किसी के साथ भी रह लेगा। क्या ही मैं बोलूँ। तो 2017 में इन्होंने मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैं यूनिट गई। उसके बाद मैंने जब इनसे डाइवोर्स मांगना स्टार्ट किया, तब इन्होंने जो है लखनऊ में लोन का घर खरीदा। जब ये चंदा और समा और गोमती नगर के कुछ 6 लेडीज़ हैं, उनके मैटर में पकड़े गए। मैंने इनको पकड़ा। स्क्रीनशॉट, नंबर, रिकॉर्डिंग्स जब मुझे मिली, वो हैं अभी भी मेरे पास। जिस दिन होगा ज़रूरी मैं डाल दूँगी और भी चीज़ें। तो इन्होंने जो है जल्दी से, जब मैंने इनके यूनिट में, जिस यूनिट में उस टाइम पे ये कार्यरत थे, उसमें मैंने लेटर लिख के डाला कि मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं। तब रविशंकर ने जल्दी से अपने फ़ंड के पैसे निकाले और लोन पे ये जो घर था इसको ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर और इसमें ऐड कर दिए। और उस टाइम पे थोड़ा सा पैसा कम पड़ा था, ये जानबूझ के वो हुआ था। रविशंकर ने बोला मुझसे कि मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, बैंक से भी मेरे को नहीं मिल सकता है, मेरे फ्रेंड सर्किल में भी कोई नहीं है, और मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को तो आप जानती ही हैं, खेती किसानी करते हैं या फिर मछली मारते हैं गंगा जी में, तो उनके पास भी नहीं होगा। मतलब मेरे नंदोइयों का काम है मछली मारो गंगा जी से और फिर उसको बेचो।
और थोड़ा बहुत जो खेती है वो खेती करते हैं, बस इससे ज़्यादा उनका कोई भी मतलब कोई प्रॉपर जॉब नहीं करते वो लोग। दोनों ने, और उनके फ्रेंड भी रविशंकर के सेम ही है, दिहाड़ी पे काम करने वाले, सुबह कमाया शाम को दारू पी के उड़ाया, बस इतने में रहता है। तो उन्होंने मेरे से बोला ये चीज़, तो मैंने कहा शायद इंसान अगर घर बनवा रहा है, घर में रह रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो शायद ये कहीं ना कहीं इनको इनकी गलती रियलाइज़ हुई होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हेल्प करूँगी। तो रविशंकर ने मुझे विश्वास में लिया और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप किसी से, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर्ड, तो उनका कहना था कि मेरे पति रविशंकर का कि तुम्हारे पापा तो सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, तो वो अगर किसी से बोलेंगे तो वो तुमको ईज़िली पैसा दे देगा, मतलब मुझे ब्याज पे पैसा दे देगा। तो रविशंकर ने बोला कि ऐसा करो कि तुम घर से जो लकड़ी बल्ली होती है घर बनने में, शटरिंग में लगती है, वो ड्रम और घुड़िया, जो बड़ा वाला स्टूल होता है लोहे का, वो जो भी मतलब एक मिनी ट्रक सामान था घर से रिलेटेड, छोटे मोटे ही थे, तसला फावड़ा ऐसा करके वो, और अपने पापा से बोल दो कि ब्याज पे नगद में पैसे दिला दे, हमें अकाउंट में पैसे नहीं चाहिए। मतलब उन्हें 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए चाहिए थे रविशंकर को, वो भी नगद में। तो उन्होंने बोला कि नगद में किसी से बोलो कि दे दे जो ब्याज पे पैसे देते हो। मैंने अपने भाई से बोला, भाई ने पापा से बोला कि, मैंने भाई से अपने बोला कि, मैंने कहा भैया मेरे को पैसे चाहिए ऐसे ऐसे करके। तो मेरे भाई ने भी एक्चुअली मुझे मना किया था उस टाइम पे, और मेरे फादर ने भी मुझे मना किया था कि अभी ही रविशंकर ने एक नहीं कई औरतों को लेके तुम्हें धोखा दिया है। अभी 2017 से लेके 2020 तक भी तुम जो है मायके में ही थी, और इतनी जल्दी किसी व्यक्ति पे विश्वास करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा पति है, शायद बात सुधर गया होगा, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, उस गिरे हुए नीच इंसान पर विश्वास करना। बार बार मना करने के बावजूद भी मैंने पापा को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की। मैंने कहा नहीं पापा जी, मेरे को तो आप लोन दिला ही दीजिए, ब्याज पे पैसा किसी से दिला दीजिए। रविशंकर ने बोला है कि मेरे पैसे आने वाले हैं, मैं दे दूँगा। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, अगर तुम इतना ही कर रही हो तो हम ब्याज पे किसी और से पैसा नहीं दिलाएंगे, क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो गई और रविशंकर ने पैसे नहीं दिए तो वो पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा, और ब्याज पे पैसे देने वाले को अपना पैसा टाइम पे चाहिए होता है, वो उसके लिए किसी को भी परेशान करने से चूकते नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करने से वो नहीं चूकेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना पैसा निकालना होगा। तो मैंने कहा नहीं, रवि ने बोला है तो रवि दे देंगे। बट फिर मेरे पापा ने अपने पास से कुछ पैसा नगद मेरे को, मतलब 1-1.5 लाख रुपए नगद दिया था, और बाकी मेरे अकाउंट में दिया था उस टाइम पे। टोटल 2.5-3 लाख रुपए मेरे पापा ने दिया था रविशंकर के बोलने पर। और रविशंकर की चालाकी ये थी कि उस टाइम पे उस इंसान ने सारा जो भी था, मतलब या तो उसने नगद मंगाया, और जो पैसा नगद नहीं आया उसने मेरे अकाउंट में मंगाया, और मेरे अकाउंट से फिर वो पैसा निकाल करके कुछ इधर उधर किया और कुछ बहनों को दिया अपनी। सारा पैसा रविशंकर ने खर्च कर दिया, उसमें से 1 रुपया भी रविशंकर ने वापस नहीं किया मेरे फादर को। ये पैसा रविशंकर ने लेके क्या किया, कहाँ खर्चा किया, किस औरत को दिया, पता नहीं। अभी रविशंकर बोल रहे हैं मैंने तो सीनियर्स के सामने बोला है उस बंदे ने कि नहीं, मैंने तो पैसा नहीं मंगाया, मैंने तो पैसा नहीं लिया। सुनिएगा। हेलो, हाँ ये जी बताओ, बोलो। तुम्हारे बाप का कौन सा 3.5 लाख रुपए ले रखे हैं? क्या? तुम्हारे बाप का जो है 3.5 लाख रुपए कौन से ले रखे हैं? 2.5 लाख जो है, जो घर बन रहा तो नहीं ला के दिए हैं। और बताओ। हाँ, हाँ, और जब जरूरत पड़ी तो हम बता देवे ना सबके सामने।
सुन लिया? और बताओ। अब रविशंकर मुकर गए कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, क्योंकि ये पैसा नगद आया था, निकल करके मेरा भाई लेके आया था। और बलिया वगैरह जो आई थी वो वहाँ से ट्रक बुक करके भेजा गया था, यहाँ पे रात में उतरवाया गया। अब भी सामान यहाँ पे पड़ा है मेरे यहाँ पे, स्टूल से लेके हर एक चीज़। तो जो इंसान, आप खुद सोच सकते हैं, जो इंसान घर बनवाने के लिए लकड़ी तक अपने ससुराल से भीख मांग के मंगवाता है, रविशंकर के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसकी सोच का तो आपको पता ही चल गया होगा। और रही बात, मैं 18 साल से सह रही थी, अब क्यों बोलना स्टार्ट किया? तो भाई मेरी शादी बचाने के लिए मेरे फादर ने बहुत कुछ किया। रैवली में 2700 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट खरीद के दिया है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, मेरा बच्चा होने वाला था, और डिलीवरी के बाद रविशंकर लेने नहीं आ रहे थे, मतलब मुझे विदा नहीं करा रहे थे, उन्हें तब पैसे चाहिए थे। शादी के टाइम पे मेरे फादर ने जो सामान और जो सारा कुछ दिया था, बर्तन काफ़ी दिए थे, वो सारा रविशंकर की भाभी को दे दिया गया है, रविशंकर ने दिया है। मुझे मेरी शादी का सिर्फ बेड मिला है, बेड प्लस 2 टंकी, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है। सारा सामान, जितना भी बर्तन होता है और भी जो चीज़ें होती हैं शादी में दी हुई, वो सारा जो है मेरी जिठानी के पास है। सिंगार, मेरे फादर ने सिंगारदान दिया था, वो तक मेरी जिठानी सुनीता के पास है। तो आप समझ ही सकते हैं रविशंकर को अपनी भाभी से कितना प्रेम, मोहब्बत, प्यार एक्सेट्रा होगा। और दोनों का खास रिश्ता तो होगा ही, जो रविशंकर अपनी बीवी से ज़्यादा अपने भाभी को जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़मीन खरीद के दी। ज़मीन में ये बात अच्छी थी कि ज़मीन मेरे नाम पे थी। वो मेरे फादर ने रैवली में, मेरे पापा जैसे कि मैंने बताया आपको कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे अपने पेमेंट से लिया था, पैसे निकलवाए थे। अभी रविशंकर और उनकी फैमिली वो ज़मीन हथियाना चाहती है। मेरे जेवर रविशंकर ने ले ही लिए हैं, मेरा एटीएम रविशंकर लेके भाग ही गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब रविशंकर लेके भाग गए हैं। जिस दिन रविशंकर ने घर में चोरी की थी, ये सारा कुछ लेके गए थे, 29 फरवरी की बात है, ये सारा लेके चले गए। तो उस इंसान, उस नीच गिरे हुए इंसान की मेंटालिटी तो आप समझ ही सकते हैं कि झूठ बोलने में एक नंबर है, और सब कुछ ये कहा जाता है कुछ पता नहीं। मतलब रविशंकर खुद फौज की नौकरी करते हैं, उनकी पेमेंट भी होगी, मतलब 70 तो लगभग होगी ही होगी। 70,000 रुपये पर मंथ पाने के बावजूद बंदा बच्चे की फ़ीस तक पैसे नहीं दे सकता है, और मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे घर दे दो, ज़मीन दे दो, क्योंकि मैं बच्चे के नाम पे करना चाहता हूँ। अबे, जो अपने बच्चे की फ़ीस के लिए पैसा नहीं दे सकता है हर महीने 70,000 रुपये पाने के बावजूद, तो मेरे को बेवकूफ़ समझते हो कि मैं तुम्हारे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दूँ या प्लॉट कर दूँ, और उसके बाद तुम मेरे ही बच्चे के नाम पे करो। अगर सच में तुम्हें अपने बच्चे के नाम पे करना है ना, चल, मैं अपनी वसीयत बनाती हूँ, मैं सब कुछ अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, नहीं दूँगी। और मुझे कुछ हो गया ना, और मेरे बच्चे को कुछ हो गया, तो सब कुछ मैं दान कर दूँगी, किसी को भी दान कर दूँगी, नहीं दूँगी तुम्हें। जो करना है कर लो जाके। अब जो 6 महीने से तुम मुझे परेशान करके रखे हो, तुम भाग गए हो, तुम्हें नहीं रहना तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, कोई ज़रूरत नहीं थी शादी करने की। कुछ भी करते मुझे मतलब नहीं था, मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। मैं रविशंकर से शादी करके एज अ वाइफ उनके साथ रह नहीं सकती, बहू के तौर पे अपने ससुराल पर्वतखेड़ा में रह नहीं सकती, मैं दूसरा बच्चा कर नहीं सकती। रविशंकर मुझे तलाक भी नहीं देंगे, रविशंकर मेरे बच्चे को बाप का प्यार भी नहीं देंगे। तो फिर एक शादी में रहने से मतलब क्या है, और तुम्हारा मुंह छुपा के घूमने से मतलब क्या है? अरे नहीं रहना, तुम सामने आओ ना, करो पंचायत, मैं भी कह रही हूँ ना। बट हाँ, बहुत से लोगों को लगता होगा कि छोड़ दे भाई, मेरा पैसा लेके भागा है बंदा, जेवर लेके, घर के डॉक्यूमेंट लेके, सब कुछ तो लेके भाग गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम, सब कुछ तो लेके चोरी करके भाग गया है। तो अगर मैंने उसको छोड़ दिया, हाँ, वो तो अपनी भाभी के साथ रातें गुजार रहा है, सुनीता चंदा समा के साथ। उसके भाइयों को भी नोटें गिनने को, ऐसे ऐसे नोटें गिनने को मिल रही, वो भी बॉम्बे में अपना मुंह छुपा करके जॉब कर रहा है, ठीक है। नंदों को भी ढेर सारा पैसा मिल रहा है, मेरे जो मेरे नाम का था वो भी रविशंकर उठा करके लेके गए।
तो मैं छोड़ क्यों दूँ? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी रविशंकर ने। ना मुझे पत्नी का सुख मिला, ना मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिला, और ऐसे में अगर मैं रविशंकर को छोड़ दूँ तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ती जाएगी। तो आज नहीं कल तो मुझे स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ ना तो ये लोग मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे। तो बेशक ये घर, जिस घर में मैं बैठी हूँ, ये लोन पे है, बट मेरे नाम पे रविशंकर ने किया था। किस्त नहीं भरता वो बंदा। ज़िंदगी भर में एक यही काम किया था कि लोन पे घर ले लिया था। नहीं तो 2000 से रविशंकर फौज की नौकरी कर रहे हैं। अभी 2024 चल रहा है, रविशंकर के घर में लैटरिंग तक नहीं बनी। लैटरिंग, रविशंकर छुट्टी आते हैं तो खुले में खेत में जाते हैं लैटरिंग। लाइट भी नहीं है उनके घर में। मतलब इनकी पेमेंट आती है, हर महीने आती। भाई फौज की नौकरी करता तो हर महीने पेमेंट आती है, पर जाती कहाँ है, किसकी जेब में, वो नहीं पता। अब एक साथ तुम 10 परिवार पालोगे, अनाथ आश्रम खोलोगे, तो कहाँ से कुछ होगा। और अब ये जो घर है उसको कहते हैं कि दे दो, तो मैं चंदा को दे दूंगा, मैं सुनीता को दे दूंगा, मैं विद्येश्वरी को दे दूंगा, मैं अर्चन को दे दूंगा। क्यों दे दोगे? मेरा है, मेरे बच्चे का है। ना तो मुझसे शादी करे होते, ना तो मुझे अपनी ज़िंदगी में लेके आते, ना तो मुझे घर जो ये लोन पे है देते। लीगल वाइफ हूँ तो जो मेरा हक है वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। लीगल बच्चे का जो बनता है वो देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो तुम करते हो कि मैंने पैसे नहीं लिए, तुमने पैसे लिए, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास सबूत है, तो या तो तुम पैसे दोगे, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी फैमिली पे अब दहेज प्रथा का केस कर दूंगी। बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमने पैसे लिए हैं और कुछ पैसा तुम्हारी बहनों के पास भी गया है, उसका भी मेरे पास है स्क्रीनशॉट। जो नगद पैसा आया है तो तुमने मंगाया है, तो उसके भी मेरे पास सबूत हैं। लोग हैं वो गवाही दे देंगे जिनके सामने पैसा आया। तो भाई जितना तुम्हें छुपना है ना तुम छुप लो। तुमको लगता है कि तुम यूनिट में रह के बच जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि जिस दिन अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ लीगली कर नहीं रही हूँ, बट जिस दिन मैंने लीगली करना स्टार्ट कर दिया, तुम यूनिट में हो, तुम प्रदेश में हो, तुम जहन्नुम में हो, तुम धरती के अंदर हो, धरती के ऊपर हो, नदी में हो, नाले में गिरे पड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। तुम्हारी फौजगिरी सारी धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है? अभी तो सिर्फ मैंने वीडियो डाला है तो तुमको लग रहा है, और हाँ, जो तुम सबके पास रोते हो ना, वीडियो डाल रही, तुमने मजबूर किया है। तुम सब ने मुझे मजबूर किया है कि मैं वीडियो डालूं। तुम्हें क्या लग रहा था पिछली बार की तरीके फिर से होगा कि तुम कुछ भी करते रहो और मैं पलट के जवाब तक नहीं दूँगी? हर एक चीज़ का बदलना तय होता है, मैं भी बदल गई हूँ। तो ना मुझसे माफ़ी की उम्मीद रखना, ना सुलह की उम्मीद रखना। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम टिके रहते हो झूठ पर। और ये तुम्हारे साथ ये कुत्ते बिल्ली जो है टहलते हैं ना, आवारा शराबी, देखती हूँ कब तक तुम लोग भी टिके रहते हो भाई। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और जब मैं कोर्ट कचहरी करूँगी ना, तो सिर्फ मैं एक ही के लिए नहीं करूँगी भाई। रविशंकर को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बंदा फौज में, वो अपना ये कह देगा भाई मैं तो नौकरी करता हूँ। तुम लोग क्या करोगे? क्या कहोगे? मैं खेती कर रहा हूँ, मैं किसानी कर रहा हूँ, मैं मछली पाल रहा हूँ। तुम लोगों को अगर ये लगे कि तुम लोगों ने मुझे पर्वतखेड़ा से निकाल दिया, अब तुम लोग मेरे को लखनऊ से भी निकाल दोगे, तो ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि मैंने 3 बार देख लिया जा करके मायके में रहने से कोई मतलब नहीं है। जो लड़ाई अब की होगी ना, ये लास्ट होगी और आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद ही जो है मेरी ज़िंदगी का फैसला होगा। तुम लोग सोचते थे कि मैं तो तुम मुझे मार डालोगे, बच्चे को मार डालोगे और किसी को कारोबार में खबर भी नहीं होगा, पुलिस वालों को पैसे देके बच जाओगे। तो उसका भी तोड़ मैंने निकाल लिया। मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। अभी आज के टाइम पे मुझे कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही सबकी होगी। राम प्रकाश, धर्मपाल, विंध्येश्वरी, कंचन, सुनीता, अर्चन, सोनू, रजोले, रागिनी, हिमांशी, प्रमोद, दिनेश, कंचन, हरिशंकर, रविशंकर,
चंदा देवी, शिव कुमार, गंगाराम, गोविंद, रमईपुर के, ये सब होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार, ये सब होंगे। इन लोगों ने मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया है। रविशंकर के दोस्त, मैं यहाँ नहीं थी, दिसंबर में ही मेरे घर में 2-3 बार चोरी हुई। मेरे पति ने खड़े होकर के ताला कटवा दिया। उसके बाद 2-3 दिन मेरे पति के दोस्तों ने यहाँ से सामान निकाला है। पूरी कॉलोनी ने देखा है कि उनके दोस्तों ने मेरे घर में घुस के चोरी की। तो इसीलिए मेरे को यूट्यूब पे आकर के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बातें हद से ज़्यादा पार हो गई। मैं 10 से 15 बार बंथरा थाना में जाकर के बैठी हूँ कि मेरी कंप्लेंट लिखी जाए, बट वहाँ पे नहीं लिखी गई। उनका कहना है हम नहीं लिखेंगे, तुम्हारा फैमिली मैटर है। तब मुझे यूट्यूब पर आकर के पोस्ट डालनी पड़ी, अपने बच्चे की, अपनी फैमिली, अपने फादर की सेफ्टी के लिए। और रविशंकर 1 नंबर के चोर हैं और उनके घर वाले दहेज लोभी हैं। इन लोगों ने मेरी शादी रविशंकर से जैसे अय्यास और निकम्मे आदमी से करा करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और साथ में मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।